राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम मॉक नंबर 22 आरएएस और पीएसआई का जो अपना मॉक चल रहा था उसके मॉक नंबर 22 के मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं मॉक नंबर 22 में कैसे कैसे क्वेश्चन थे और इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता था, क्या सही उत्तर था। उन सब पे आज की क्लास में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको किससे है, कॉम्बिनेशन से है, सेलेक्ट करने से है। आसान सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको ये एक शब्द दे दिया, कह रहा है कि अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाए ताकि किसी भी दो स्वरों के बीच दूरी कितने का हो, 3 का गुणज हो। मतलब जो दो वॉवेल है उनके बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 3 का होना चाहिए। ये आपको लेकर चलना है, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले शब्द में टोटल कितने लेटर है, तो ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 लेटर है तो 10 पोजीशन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। ठीक है, अब इस वाले शब्द में कितने वॉवेल है, तो आप जब वॉवेल को काउंट करोगे, स्वर को काउंट करोगे, तो आप देख रहे हो ई 3 बार है और 1 बार आई है। देखो ई 2 3, 3 बार ई और 1 बार आई, 4 टोटल क्या है, वॉवेल है। तो बाकी क्या बच गए, बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से, तो सर एक्स सी, उसके बाद क्या टी, टी के बाद क्या सर एम, एम के बाद क्या सर एन और एन के बाद क्या टी। ये जो 6 हैं ये कॉन्सोनेंट और ये 4 क्या है, वॉवेल है। अब हमें मतलब सबसे पहले वॉवेल से है कि वॉवेल को इस तरीके से बैठाना है कि दो वॉवेल के बीच जो डिफरेंस हो वो 3 का क्या हो, गुणज हो। अब जरा सोच के देखो कि अगर मैं कलर पहले चेंज करूं, सुनना मेरी बात को, अगर मैं पहले स्थान पे वॉवेल को डालता हूं तो 3 के गैप पे, जैसे यहां यहां इनके बीच अंतर कितने का चलेगा, 3 का। यहां यहां इनके बीच अंतर कितने का चलेगा, 3 का। और यहां यहां इनके बीच अंतर कितने का चलेगा, 3 का। तो मैं ऐसा कहता हूं कि पहले स्थान पे कोई भी वॉवेल उठा के रख दिया तो दूसरा वॉवेल फिर मुझे चौथे पे रखना पड़ेगा, तीसरा वॉवेल मुझे सातवें पे रखना पड़ेगा और चौथा वॉवेल मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, 10वें में। तभी तो ये कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे कि दो स्वरों के बीच की दूरी 3 का क्या होना चाहिए, गुणज। तो सर दो स्वर के बीच की दूरी कितनी है, 3। यहां भी कितनी है, 3। यहां भी कितनी है, 3। तो 3 का गुणज हो गया इनके बीच की दूरी। बोलोगे जी सर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो स्वर है ना, ये जो वॉवेल है ना 4, ये जो 4 वॉवेल है इनको इसी 4 स्थान में रख सकता हूं। बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे जी सर। तो इन चारों के लिए कितने फैक्टोरियल से दर्शा दो, 4 फैक्टोरियल। और ई चूंकि 3 बार है, एक ही लेटर 3 बार है, एक ही अल्फाबेट 3 बार है, तो उसके 3 फैक्टोरियल का भाग लगा दो। तो इससे तुमने वॉवेल को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अरेंज करना था, ये तो लिख रहा कितने तरीके से व्यवस्थित कर पाओगे अरेंज। तो सर मैंने वॉवेल को अरेंज किया, वॉवेल को मैं कितने स्थान पर रख सकता था, 4 स्थान पे, 4 स्थान पे 4 वॉवेल को अरेंज कर दिया। और चूंकि ई 3 बार है तो 3 का भाग लगा दिया। अब बाकी कितने स्थान बच गए, 6। इस 6 स्थान में मैं किसको अरेंज कर दूंगा, कॉन्सोनेंट को, क्योंकि 6 कॉन्सोनेंट है। लेकिन इस कॉन्सोनेंट में भी टी कितनी बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग लगा दो, बस हो गया ये अरेंज। अब इनको सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल के लिए क्या लिखोगे, 24। 3 फैक्टोरियल का मान कितना, 6। फैक्टोरियल 6 का मान क्या याद कराया है, 720। और फैक्टोरियल 2 का क्या, 2। ये 6 दूनी 12, 12 से ये कितनी बार, 2 बार। और 2 का अगर 72 गुना करूं तो मैंने कहा 144 और 1 0। तो टोटल कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 1440 तरीके से क्या हो सकते हैं, ये शब्द अरेंज हो सकते हैं, जिसमें दो स्वरों के बीच की जो दूरी है वह 3 का मल्टीपल होगा, गुणज होगा। क्लियर है ये बातें, ठीक है। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, तो पहले पढ़ लो। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सावधि कौन से ईयर में है, तो ये 4 ईयर दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए 2001 है, तो 2001 वाले को चेक करूं, 2001 वाले की टोटल जनसंख्या कितनी है, 70। तो इससे पहले वाले की कितनी है, 60। तो कितने की वृद्धि हो गई, तो आपने कहा 10, कितने में, 60 में। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी कितना है, 1981। तो बताओ 1981 में जनसंख्या कितनी है, 50। और इससे जस्ट पहले कितना है, 1971 में 40। तो कितना ज्यादा हो गया, 10, कितने में, 50 में।
ऑप्शन नंबर सी की बात करो, 1971 के बारे में कह रहा है। तो सर 1971 में जनसंख्या कितनी है? 40। इससे जस्ट पहले 61 में कितना है? 30। तो 30 से 40 हुआ, कहने का मतलब 10 बड़ा कितने में? 30 में। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है सर? 1961। 1961 को प्रीवियस से तुलना करो। 1961 में 30 है, 1961 से पहले 51 है। 51 से 61 में कितने की वृद्धि है सर? 20 की वृद्धि है। कितने में? 10 में। यही तो कह रहा था। अब इनका परसेंटेज वैल्यू निकालने से पहले सीधा सीधा सोचो, सर ये 0 से 0 6, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू आपको क्या याद कराया? 16.66। सर ये 0 से 0 कट जाएगा तो 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या याद कराया है? 20। सर ये 0 से 0 कट जाएगा तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या है? 33.33। और सर ये 0 से 0 कट जाएगा तो 2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 200। तो आपसे यही तो कह रहा था कि जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा किसमें है? तो सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर डी, 200। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर। पिछले वर्ष की तुलना में 1961 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 200% हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अपना सही उत्तर। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तब भी कर लोगे। क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड तीनों मिलकर वार्षिक किराए एक खेत, वार्षिक एक्स वाई जेड ने 415 के एक वार्षिक किराए पर एक खेत को क्या करा? खरीदा। मतलब आपसे कह रहा है कि एक्स की बात करे, वाई की बात करे और जेड की बात करे तो टोटल 415 रुपए में उसने एक खेत को ले लिया रेंट पे। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि x की अगर बात करें, y की बात करें और z की बात करें, तो x कह रहा है x उस खेत में 6 महीने के लिए 25 गाय चराता है, y 8 महीने के लिए 40 गाय चराता है, z पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने के लिए 30 गाय चराता है। तो किराए में y का कितना हिस्सा है ये बताना है। इस 415 में y कितना दिया ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूं एक गाय चराने का 1 रुपया खर्चा, तो मुझे बताओ 25 गाय चराता है तो 25 रुपया। कितने महीने तक? 6 महीने तक। तो आपने कहा कि सर यहाँ टोटल किराए का खर्चा कितना होगा x के द्वारा? 25 गुना 6, 25 गुना 6। वैसे ही y का टोटल कितने गाय? 40। कितने महीने तक? 8 महीने तक। तो टोटल किराया कितना? 8 गुना 40। वैसे ही z की बात करें, पूरे वर्ष मतलब कितने महीने? 12 महीने। और कितनी गाय चराता है? 30। तो आपने कहा z टोटल किराया का किस अनुपात में देगा? तो 12 गुना 30 में। इनको सरल कर लो। सर इनको मैंने गुना किया 150, इनको मैंने गुना किया 320, इनको मैंने गुना किया 360। सर 0 0 0 कट जाएगा तो ये 15, ये 32 और ये 36। ये आ गया रेंट देने का रेशियो। ये जो तीनों मिलाकर 415 में एक खेत को रेंट पे लिया था ना, उसमें इस रेशियो में इन्होंने क्या दिया है? धन दिया है। तो सर ये टोटल कितना हो जाएगा? तो जोड़ लीजिए, इनको जोड़ूंगा 68 और 10 78 और 5 कितना? 83। इसी 83 का वैल्यू क्वेश्चन में 415 है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 5 गुना, क्योंकि इसका इकाई 3 है, इसका इकाई 5 है। 3 का 5 गुना ही इकाई में 5 लाएगा। तो मैंने कहा 83 का 5 गुना 415। रेशियो का मान कितना? 5। हमसे किसके हिस्से के बारे में बात कर रहा है? वाई के। तो कर लो वाई का। वाई का हिस्सा कितना है? 32। 32 का कितना गुना? 5 गुना। कितना आएगा सर? 160 रुपया। मतलब इस 415 रुपए में से 160 रुपये कौन दिया है? वाई दिया है। क्लियर है भाई ये बात? क्लियर है ये बात? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले को देखो, चौथे। अब ऐसा क्वेश्चन खूब बार करा भी चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं, कोर्स में भी, टेस्ट सीरीज में भी। बोलो क्या कह रहा है? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का रेशियो ये है और एक्स वाई जेड मिलाकर टोटल 45 है। तो आपको z का मान बताना है। तो मुझे एक बात बताओ ना, इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो x और x 2x, y भी 2 बार आएगा तो 2y और z भी 2 बार आएगा तो 2z। 2 को कॉमन ले लूं तो यह किसके बराबर होगा? इन सब के योग के बराबर। 7 5 12 3 15। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? इन तीनों को जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ा तो 2 बार x, 2 बार y, 2 बार z, और इनको जोड़ा तो कितना बना सर? 15। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर x प्लस वाई प्लस जेड का रेशियो कितना होगा? 7.5 होगा। 2 से ये कट जाएगा, ये रेशियो में ही तो चल रहा है। और क्वेश्चन में इसी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है सर? 45 दिया है। कितना गुना हो रहा है? तो 8 गुना हो रहा है। क्या 8 7 56, 6 गुना, 7 6 42, 6 गुना हो रहा है क्या?
7 छक 42 और 6 का आधा 3, 45। 7.5 का 6 गुना करने पर 45 आ जाएगा। मतलब रेशियो का मान कितना पता चल गया, 6। और जैसे ही रेशियो का मान 6 पता चल गया तो मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई का मान कितना है, 3। रेशियो का मान 6 तो 6 3 18 कह देंगे। y प्लस जेड का रेशियो कितना है सर, 5 है। रेशियो का मान 6 तो 6 पंचे 30 कह देंगे। और z प्लस x का रेशियो कितना है सर, 7 है। रेशियो का मान 6 तो 7 छक 42 कह देंगे। ये x और y का हिस्सा, ये y z का हिस्सा, z x का हिस्सा। हमसे z का मान पूछ रहा है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड मिलाकर 45 है तो इसमें से अगर मैं x और y का हिस्सा घटा दूं तो क्या z का हिस्सा आ जाएगा, बोलोगे जी सर। तो z का मान निकालने के लिए टोटल 45 में से किसका हिस्सा सर, तो x प्लस वाई का हिस्सा, जो कि कितना है 18, घटा दो। घटाते हैं, 45 में से 18 घटाना है तो आपने कहा कितना आएगा सर, 27। तो सर z का जो हिस्सा होगा वह कितना होगा, 27। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है, बाकी क्या है, गलत है। क्लियर है ये बात। देखो चलो अगले को देखो, 5वें को। क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर वाला एक वर्ग से वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को बनाकर एक और वर्ग हटा दिया जाता है तो शेष वर्ग का एरिया कितना होगा ये बताना है। इसको अच्छे से समझ लो पहले। एक वर्ग है, ठीक है सर, ये वर्ग है, ABCD मान लो ये एक वर्ग है। इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो भुजा कितना होगा, ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। फिर क्या कह रहा है सर, इसके मध्य बिंदु को लीजिए, ले लो इसके मध्य बिंदु को, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, सबको मिला दिया तो एक और वर्ग बन गया। इसका नाम दे दो PQRS। तो जो रिमेनिंग एरिया बचा है ना, रिमेनिंग वाला कौन सा भाग सर, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग पूरा, और ये वाला भाग, ये जो ग्रीन वाला भाग है ना, यही शेष भाग है, यही शेष भाग है। इसका एरिया निकालना है तो क्या करना होगा सर, ये जो पूरा वर्ग ABCD है इसके क्षेत्रफल में से ये जो PQRS वर्ग है इसका क्षेत्रफल घटा दे तो इस शेष भाग का एरिया आ जाएगा। बोलोगे जी सर, ये वाली बात हमें क्लियर है। क्लियर है ये बात। अब देखो सर, इसका एरिया निकालने के लिए तो भुजा ए पता है तो मैं कह दूंगा इसका एरिया क्या आएगा, भुजा स्क्वायर माइनस। अब इस PQRS वाले वर्ग का एरिया निकालना हो तो सबसे पहले मुझे इसका भुजा पता करना होगा। अब कैसे पता करोगे, तो इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर वर्ग है तो ये 90 डिग्री है, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, वर्ग है तो ये 90 डिग्री है। सर अगर मध्य बिंदु है, पूरा ए है, तो यहां से यहां तक a/2 होगा, यहां से यहां तक a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, ये भी a का आधा, ये भी a का आधा और ये भी a का आधा। बोलो हाँ या ना, ये भी a का आधा, क्योंकि पूरा a है, मध्य बिंदु मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा तो a/2 और बताओ, मैंने ये नहीं पढ़ा रखा कि सर ये 90 डिग्री हो, ये दोनों बराबर हो, तो ये एक तो ये √2। मान लो अगर ये a/2 है, ये a/2 है, तो यहाँ पे भी a/2 का गुना हो जाएगा, कहने का मतलब 2√a/2 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ अप्लाई करना है। सर ये 90 है, ये और ये तो बराबर है, तो ये a/2, ये a/2, तो ये क्या होगा, √2a/2। सेम इसका भी भुजा वही, इसका भी भुजा वही, इसका भी भुजा वही, मतलब PQRS का भुजा पता चल गया, √2a/2। तो सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमें तो क्या करना है सर, इस पूरे वाले का एरिया भुजा स्क्वायर माइनस इस PQRS का एरिया के लिए इसकी भुजा क्या है सर, √2a/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। बड़े वाले का भुजा a था तो a स्क्वायर, छोटे वाले का भुजा √2a/2 था तो इसका स्क्वायर। सॉल्व कर दो इनको, ये a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर बटा कितना 4, इनको सॉल्व करोगे तो ये 4 में से 2 घटेगा तो 2a स्क्वायर बटा 4, इनको और सॉल्व कर दोगे तो a स्क्वायर बटा 2। तो ये जो हरा कलर का पार्ट बचा है ना, इनका एरिया कितना आएगा सर, ऑप्शन नंबर a स्क्वायर बटा 2। बस इतना सा काम आपको करना था, डेटा दिया होता तो और आसान हो जाता। क्लियर है।
अगले को देखो, छठे को। कह रहा है मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से कट जाती है, कटने पर हर केस में शेषफल 7 बचाती है, तो बताना है उस संख्या x में अगर 29 का भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, किन किन से काटना है, हमें इनसे काटना है। किस किस से सर काटना है, 8 से, 12 से, 15 से, 24 से, 25 से और 40 से। तो इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या लेना है, जिनसे भी काटना है उनका लहसे लेना है, क्योंकि अगर वो संख्या इन सबसे कटेगी तो इनके लहसे से भी कटेंगी। तो सर इनका जब मैं लहसे लूंगा तो लहसे कितना निकल कर आएगा, 600। ठीक है, मतलब क्या है कि 600, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को अच्छे से, 600 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से कट जाएंगी, 12 से कट जाएगा, 15 से, 24 से, 25 से और 40 से। क्योंकि अगर इनका लहसे 600 है मतलब इस 600 में प्रत्येक का पूरा पूरा भाग लगेगा, यही तो लहसे का रूल होता है। तो 600 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो इन सब से कट जाएंगी पूरी पूरी, लेकिन हमें पूरा पूरा काटना नहीं है, हर केस में शेषफल क्या चाहिए, 7। तो यही 7 जोड़ दो। तो आपने कहा सर 607 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से काटने पर हर दशा में शेषफल कितना देंगी, 7। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर ये जो संख्या तुमने x निकाला है ना, इसका नाम क्या दिया है, x, इसमें अगर 29 का भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा, तो दे लो भाग। 607 में 29 का भाग दो, 29 दूना 58 होता है, आपको पता है। यहां कितना बचा, 2, 7 उतारोगे सर शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 27। शेषफल कितना बचेगा, 27। तो आपने कहा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि इस छोटी संख्या में 29 का भाग लगाने पर शेषफल कितना बचेगा, 27। और यही हमसे पूछना चाह रहा था। क्लियर है। और लहसे निकालना तो आपको बता ही रखा है, इनका सिंपल आप लहसे निकालोगे 600 आ जाएगा। बढ़े अगले में, अगले को देखो। अब देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या कह रहा है, डेनियल 2/5 मामलों में सच बोलता है और सेरिन 3/7 मामलों में झूठ बोलती है। कितने प्रतिशत मामलों में डेनियल और सेरिन दोनों एक तथ्य बताने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। एक दूसरे का खंडन करने का मतलब कि मैं कह रहा हूं कि मैं सही बोल रहा हूं, तुम गलत बोल रही हो, और वो कह रही है कि मैं सही बोल रही हूं और तुम गलत बोल रहे हो, तो ये खंडन करना होता है। तो इसका आपको परसेंटेज वैल्यू बताना है। देखो सिंपल सी बात है, ये डेनियल को डी लिख देता हूं और सेरिन को एस लिख देता हूं। मुझे बताओ, डेनियल सच बोलता है 2/5 मामलों में, हाँ या ना। दो चीजें हैं, ट्रू बोलना और फॉल्स बोलना। यहां भी दो चीजें हैं, सत्य बोलेगी या गलत बोलेगी। तो डेनियल की बात करें तो डेनियल 2/5 मामलों में सच बोलता है, इसका मतलब डेनियल 3/5 मामलों में झूठ बोल रहा होगा, हाँ या ना। सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 2/5, तो सर झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी तो 1 - 2/5 3/5। वैसे ही सेरिन 3/7 मामलों में झूठ बोलती है, तो सच कितने मामले में बोल रही होंगी, 4/7, एक में से घटा दो। अब खंडन करने का मतलब क्या है, सुनना, कि मैंने आप बुलाया डेनियल को, तो मैंने कहा डेनियल बताओ, तो उन्होंने बोला कि मैं सच बोल रहा हूं, तो 2/5 मामलों में सच बोल रहा है। अगर डेनियल सच बोल रहा है तो सीधी सी बात है कि सेरिन क्या करेंगी, झूठ बोल रही होगी। अगर मैं डेनियल की बात को सच मानता हूं तो सेरिन की बात को मुझे गलत लेना होगा, ठीक है। दूसरा केस, अगर मैं सेरिन की बात को सच मानता हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/7, तो डेनियल क्या करेगा, झूठ बोलेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। यही तो केस बनेगा। बोलोगे जी सर इनको सॉल्व कर लो, बताओ, ये 3 दूनी 6, ये 4 × 12, तो ये 6/35, ये 4 × 12/35। इनको सॉल्व करोगे सर 18/35। तो आंसर क्या होगा, 18/35। लेकिन हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 का गुना कर दो, परसेंटेज में बदल जाएगा। बताओ, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, आगे सरल करोगे तो 360/7, काट दो 7 से, 7 × 5 = 35, और 5 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इतनी बार में कट जाएगा, 51.4 बार में। बाकी ऑप्शन क्या होगा, गलत, कि सर 51.4% मामलों में ये दोनों एक दूसरे का खंडन करेंगे। खंडन करने का मतलब मैं सच तुम झूठ, तुम सच मैं झूठ, ये वाली बात होनी है। तो ये क्वेश्चन को करने का सही तरीका है कि डेनियल सच बोला
कौन सच बोला? डैनियल। तो सेरिन झूठ। सेरिन सच बोल रही है तो डैनियल झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलो अगले को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसका माध्यिका बताओ। तो माध्यिका ऐसे आंकड़ों का कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखो और जो बीच वाला है वही माध्यिका। तो चलिए बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। सर सबसे छोटा कौन है? 10। 10 के बाद कौन है सर? 15। 15 के बाद कौन है सर? 18। 18 के बाद कौन है सर? 20। 20 के बाद कौन है सर? 21। 21 के बाद क्या है सर? 25। 25 के बाद क्या है सर? 28। 28 के बाद क्या है सर? 30। और 30 के बाद क्या है? 35। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद जो बीच वाला नंबर होगा वही मेरा माध्यिका। तो सर बीचों बीच 4 इधर से छोड़ा, 4 इधर से छोड़ा, बीच में कौन आया? 21। तो यही मेरी माध्यिका। यही तरीका होता है इससे डेटा का माध्यिका निकालने का। तो सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर डी। इसको कौन सा डेटा कहते हो? इंडिविजुअल डेटा है, व्यक्तिगत आंकड़ा है। तो व्यक्तिगत आंकड़ा का माध्यिका ऐसे ही निकालते हैं। अगले को देखो। अब ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन में फास्ट और आसानी से हो जाएगा। कह रहा 10,000 रुपये 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज से निवेश की गई। ठीक है, लेकिन आगे कहा कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करना है। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करने का मतलब क्या होता है? सुनना मेरी बात कि सर 2 वर्ष की अगर बात कर रहा है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करने का मतलब टोटल ब्याज कितनी बार में निकलेगा? 4 बार में, क्योंकि 6-6 महीने, अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने, और 2 साल में 24 महीने होते तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 4 बार में ब्याज निकलेगा। और आप बताओ ईमानदारी से, सीआई में 4 बार में ब्याज निकालने का गोल्डन रेशियो क्या पढ़ाया? यही तो पढ़ाया है कि कभी भी 4 बार में ब्याज का कैलकुलेशन करना है, सीआई कैलकुलेट करना है तो रेशियो याद रखना है 4 6 4 1। ये भी पता है। ठीक है सर, रेट मेरे पास 10% तो 1 साल का है, 10% 1 साल का है, लेकिन मुझे तो हाफ ईयरली चाहिए। तो सर 5% होगा आधे साल का, 6 महीने का। 5% का मतलब क्या होता है? या फिर 5% आपने कह दिया हाफ ईयरली, भिन्न में मत तोड़ो, रहने दो। कि सर 1 साल का 10% ब्याज है, 6-6 महीने पे चलाएंगे तो हर 6 महीने पे 5% ब्याज हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व। रेशियो ये पता है, 5% का क्या लेना है? ब्याज, और 4 बार में ब्याज कैलकुलेट करना है। बताओ मूलधन कितना है सर? 10,000। यहां पे देखते जाओ, यहां देखो 10,000 का मूलधन है। पहले 6 महीने 5% का ब्याज, मतलब कितना सर? 500 का ब्याज। अगले 6 महीने 5% का ब्याज, मतलब कितना सर? तो मैंने कहा 25 का ब्याज। फिर अगले 6 महीने, तभी तो ये 18 महीने होंगे, 5% का ब्याज, मतलब कितना? 1 रुपया 25 पैसा ब्याज। फिर अगले 6 महीने 5% का ब्याज, तो कितना? 0.0625% का ब्याज। कैसे? तो इससे गुना करोगे तो सर 625 आएगा, 2 और 2 परसेंटेज के लिए भी 100 आएगा, तो 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया। मतलब क्या है? तो सुनना मेरी बात को गौर से अच्छे से। पहले 6 महीने पे 500 रुपया ब्याज मिलेगा, दूसरे 6 महीने पे 25 रुपया ब्याज मिलेगा, तीसरे 6 महीने पे 1 रुपया 25 पैसा ब्याज मिलेगा, और चौथे 6 महीने पे ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा 0.0625। क्लियर है ये बात है? ये परसेंट हटा लेना यहां से, परसेंट यहां नहीं है, रुपए में आपको इतना ब्याज मिला। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। 4 में पहले वाले मान से गुना करो, 4 गुना 500 2000। इस 6 में दूसरे वाले मान से गुना करो, 25 छक 150। इस 4 में तीसरे वाले मान से गुना करो 5, ₹1.25 का 4 गुना 5 रुपया ही तो होगा। फिर इस 1 में चौथे वाले मान से गुना करो तो 0.0625, और इन सबको जब जोड़ोगे तो 2 1 5 5 0.0625 आ जाएगा। तो हमसे पूछा 4 साल का, सॉरी 2 साल का अर्धवार्षिक रूप से टोटल ब्याज कितना मिलेगा? तो सर ऑप्शन नंबर डी, इतना ब्याज मिलेगा। कितना? 2155 रुपया 625.625 पैसा, या फिर 2155.0625 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर है? बस कैलकुलेशन था, 5% निकालना तो आपको खूब सिखा रखा है। अगले को देखो 10वें नंबर, ये भी आसान है।
ये भी रेगुलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखो, 5,000 की राशि दो व्यक्तियों को उधार दी गई, दो व्यक्ति को उधार दे दिया। पहले को 16% के ब्याज पे, दूसरे को 24% के ब्याज पे दिया। फिर क्या कह रहा है, एक साल बाद टोटल ब्याज मिला 960। तो मुझे एक बात बताओ, मैं डर निकाल लूं? मैंने कहा 960 का जो ब्याज मिला वह 5,000 रुपये मिला, और 100 का गुना करते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। बोलोगे जी सर। सर ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और 5 से इसको काट दूं तो सर 1, 9 और 2, 19.2% का ब्याज मिलेगा क्या टोटल? इस पूरे 5,000 पर 19.2% का ब्याज एक साल में मिलेगा। अब हमसे क्या कह रहा है, इस 5,000 के दो टुकड़े किए गए। पहले टुकड़े को 16 के ब्याज पे दिया गया, दूसरे टुकड़े को 24 के ब्याज पे दिया गया, और इन दोनों को जब मिला दें तो कंप्लीट के लिए ब्याज कितना है, 19.2 है। बस यहां पे क्या लगाना है, मिश्रण लगाना है। करो, इसमें से इसको घटा दो सर ये 4.8, इसमें से इसको घटा दो सर ये 3.2। क्लियर है? इनको सरल कर दो सर, 16 तिया 48 और 16 दूना 32। तो मुझे यहाँ पे मैं पहले भाग को P1 मानता हूं, दूसरे भाग को P2 मानता हूं। तो पहले भाग का रेशियो 3 है, दूसरे भाग का रेशियो 2 है, तो टोटल रेशियो कितना है 5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों भाग मिला के 5 जारी तो होगा। बोलोगे जी सर। कितना गुना है सर ये, 1000 गुना। तो मैं पूछूंगा इसको कितना मिला, तो 1000 का गुना करते ही 2000। इसको कितना मिला, तो 1000 का गुना करते ही 3000। मतलब पहले वाले को 3000, दूसरे वाले को 2000, इस 5000 में से दिया गया। हमसे क्या कह रहा है, उच्च दर पर दी गई राशि, तो उच्च रेट पर किसको दिया गया? सर उच्च ब्याज किससे लिया गया, P2 वाले से। तो आंसर अपना क्या होगा, 2000। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्या गलत, कि दूसरा ऑप्शन सही है, 2000 रुपया उच्च ब्याज पर दिया गया। और हमसे यही पूछ रहा था उच्च ब्याज, तो 16 और 24 में से ज्यादा कौन है, 24% पे हमने 2000 रुपया उधार दिया था। क्लियर है ये? अगले को देखो, ये भी आसान सा है, ये बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताश खेलते समय एक व्यक्ति पहली बार में 75% पैसा हार जाता है, मतलब जितना है उसके पास पैसा है ना, उसका 75% हार गया। दूसरी बार जब खेलता है तो जितना बचा है उसका 75% हार गया। तीसरी बार खेलता है तो फिर उसका 75% हार गया, तो अब उसके पास 100 बच जाता है। मतलब ये है कि मैं कुछ पैसा लेकर ताश खेलने गया, पहली बार उसमें से 75% हार गया, तो दूसरी बार 75% हारने का मतलब जो बचा है उसी में से तो हारूंगा। तीसरी बार वापस 75% हारने का मतलब जो बचा है उसी में से तो हारूंगा। तो वही चीज कहना चाह रहा है। तो ओवरऑल क्या है, हर केस में 75% पैसा हार जाता है। तो 75% का भिन्न में मान क्या होगा, 3/4, 75/100, काटापीटी करोगे 25 तिया 75, 25 चौका 100। इसका मतलब क्या है सर, यहां से एक बात तो समझ में आ गई। क्या आ गई सर, टोटल उसके पास 4 रुपया है, जिसमें से पहली बार वह 3 रुपया हार जाता है, तो उसके पास बचता कितना है, 1 रुपया। शुरू में 4 रुपया लेके गया, 3 रुपया हार गया, तो बचा कितना, 1 बार। अगली बार भी वही हो रहा है, 75% हार रहा है, तो 75% का वैल्यू 3/4 ही तो होता है। तो अगली बार भी 4 लेके गया, 1 हार गया। फिर 75% हारा, तो अगली बार भी 4 लेके गया, 1 हार गया। तो मतलब टोटल कितना लेके गया था, 64, तो बचा कितना उसके पास, 1। 4 लेके गया, 3 हारा, 1 बचा। दूसरी बार भी 4 लेके गया, 3 हारा, 1 बचा। तीसरी बार भी 4 लेके गया, 3 हारा, 1 बचा, क्योंकि तीनों बार 75% ही हार रहा है। तो मैंने कहा 64 थे तो 1 रुपया बचा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रुपया बच रहा है, 100 रुपया। कितना गुना, 100 गुना। तो सर आपसे पूछ रहा है वो ताश खेलने कितने रुपए लेके गया था, तो 64 का 100 गुना 6400 रुपया। 6400 रुपया वह लेकर ताश खेलने गया था, और पहली बार 75% हारा, फिर दूसरी बार 75% हारा, फिर तीसरी बार 75%, हारते हारते 6300 हार के 100 रुपये उसके पास बच रहे थे। तो क्वेश्चन को करने का ये तरीका था कि हर बार 75% हारा, तो फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 4 लेके गया, 3 हारा, 1 बचा। अगली बार भी 4 1 4 1, टोटल 64 थे, 1 बच गया, तो 1 का वैल्यू 100, तो रेशियो का मान 100, तो कितना लेके गया था, 100 गुना 64, 6400 रुपया। क्लियर है? तो ये मॉक नंबर 22 का आपका सॉल्यूशन था। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।